हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक का हमने धातुओं का चैप्टर पूरा कवर किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है इंडिया केम एंड फन। दोस्तों, चैनल का मेरा नाम है इंडिया केम एंड फन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 22 अधात्वी तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 22 जो है वो नॉन मेटेलिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 11 जो है वो गैसें हैं, एक जो है वो द्रव फॉर्म में है और 10 जो है वो ठोस में है। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो क्या है? यह ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। अधातुएं अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं जो है वो सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद है एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अपवाद के रूप में है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है और बाकी के जितने भी अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये सभी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का इंडिकेशन H से है, लेकिन ये गैस फॉर्म में है और ये हमेशा H2 के फॉर्म में रहती है। H2। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। नंबर 1 प्रोटियम, जिसे इंडिकेट करते हैं 1H1 या H से। ड्यूटेरियम, जिसे 1H2 अथवा D से इंडिकेट करते हैं। ट्राइटियम, जिसे 1H3 या T से इंडिकेट करते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड उसको क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जो D2O से प्रदर्शित करते हैं। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरो और वासवर्न ने की थी। किसने? यूरो और वासवर्न ने की थी। साधारण जल में लगभग कितना? 7,000 भागों में। साधारण जल में लगभग 7,000 भागों में 1 भाग भारी जल होता है। कितना? 1 भाग भारी जल होता है, यानी कि 7,000 रेशियो 1 का होता है। इतना जो है वो भारी जल होता है। भारी जल जो है वो कितना पर जमता है? 3.8 डिग्री पर जम जाता है। और ऐसे नॉर्मल जो वाटर है वो जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसके बाद भारी जल के उपयोग हैं। क्या क्या भारी जल के उपयोग है? वह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल जो है वह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेशर के रूप में यूज किया जाता है और इसे ट्रेशर के रूप में भी यूज किया जाता है। आयनिक और अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट और हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे कैसा जल कहते हैं? मृदु जल कहते हैं, जैसा अपने घरों में पाया जाता है। जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे क्या? ठोस जल कहते हैं। जल की कठोरता को 2 प्रकार से बांटते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार से बांटी गई है। कौन कौन सी है? एक तो अस्थाई होती है और एक जो है वो अस्थाई होती है। तो सबसे पहले हम अस्थाई कठोरता के बारे में पढ़ लेते हैं। अस्थाई कठोरता क्या होती है? जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है। अस्थाई कठोरता में जब जल की कठोरता को बस उबालने से अगर दूर किया जा सकता है तो इस प्रकार की जो कठोरता होती है वो अस्थाई होती है। मतलब उबालने से निकल गई, मतलब वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई हो गई है। तो इसे कठोरता जो क्या कहलाती है? अस्थाई कठोरता कहलाती है। जल की अस्थाई कठोरता जो है वो
कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। यानी कि जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। यह अस्थायी जो कठोरता होती है इसको दूर करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना डाल दिया जाता है, जिससे अस्थायी कठोरता जो है वो दूर हो जाती है। लेकिन अस्थायी कठोरता जो कि परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, जिसे अस्थायी कठोरता से बिल्कुल ही अपोजिट है। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है, अभी वहां पे था अस्थायी में कि जल को उबालने से दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी कठोरता में जल को उबालने से दूर नहीं होती है, तो इस प्रकार की कठोरता जो है वो कैसा अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, वहां पे क्या था, बाइकार्बोनेट थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, लेकिन यहाँ पे सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता यूज किया जाता है। दोस्तों, अस्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को हटाने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की जो मुख्य विधि है वो परम्यूटेड विधि है। कैसी विधि? परम्यूटेड विधि है, जिसे सोडियम जियोलाइट कहते हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक क्या क्या हैं? ऑक्सीजन मालूम तो सभी को है, लेकिन इसके समस्थानिक और कितनी मात्रा जो है वो इन्वायरमेंट में पाई जाती है ऑक्सीजन की, तो 8O16 जो नॉर्मल अपना है, ये कितना पाया जाता है? 99.76 पाया जाता है। 8O17 जो है वो 0.037% पाया जाता है। 8O18 जो है वो 0.204% पाया जाता है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात आई है तो लगे हाथे हम ओजोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओजोन जो है ये भी ऑक्सीजन जैसा ही है, बस एक इसमें और भी ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, जिससे ये जो है O3 के फॉर्म में आ जाता है, और यही हमारा ओजोन होता है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ये कैसा है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से कितना? समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है एकदम अधिक हो जाती है, बहुत अधिक होती है। मतलब ये समुद्र तल है और यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर ऊपर जाने पे इसकी जो घनत्व जो है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांद्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यह सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है, यूवी रेज जो होती है, उससे जो हमें दुष्प्रभाव होने वाला रहता है उसको यूवी किरणों को वापस फिर से भेज देती है सूर्य के साइड में, जिससे हमें इसका दुष्प्रभाव नहीं हो पाता है और हम सुरक्षित बचते हैं। और यही आजकल जो है ओजोन की परत धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जिससे आने वाले भविष्य में कैंसर के पेशेंट की बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो कैंसर फैलाने का कारक होती है। इसके बाद आगे है सल्फर। ये भी एक नॉन मेटल है। सल्फर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सल्फर क्या है? पृथ्वी पटल में, कहाँ पे? पृथ्वी पटल में सल्फर की जो परसेंटेज मात्रा है वो लगभग कितना होती है? 0.05% होती है, मतलब बहुत कम होती है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे एसिड का राजा कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। सांद्र H2SO4 अम्ल जो है वो 98% शुद्ध होता है। इसे अगर हवा में रखा जाए तो इसमें बहुत जल्दी पानी पकड़ लेता है,
क्यों पानी पकड़ लेता है? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। पानी बहुत जल्दी वातावरण से लेके इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, और ये जो 98% है यह कम होके जितना पानी पकड़ेगा वैसे ही 95, 94, 96 ऐसा होता चला जाएगा, कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इसका। H2SO4 के उपयोग यानी सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ उपयोग हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो बेसिकली उर्वरक बनाने में किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, इसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं, सुपर फास्फेट आदि। पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। संचालन बैटरी में बृहद स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, जो तेजाब बोलते हैं। डिटर्जेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे एसिड स्लरी के रूप में बोला जाता है। रंजक द्रव्यों, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में। आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन 78% भाग बनाता है, यानी वायुमंडल का 78% वायुमंडल का भाग बनाता है। इसे N2 से इंडिकेट करते हैं। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार कितना है? 0.01% है, मतलब बहुत ही कम है, जबकि ऑक्सीजन का इससे बहुत ज़्यादा है। और अगर उदाहरण के तौर बोलेंगे तो ऑक्सीजन को लोहा की तरह बोल दिया जाए और नाइट्रोजन को रुई की तरह बोल दिया जाए, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जो है 78% बनाता है भाग, इस आयतन 78% भाग बनाता है, लेकिन इसका जब भार की बात करेंगे तो भार में बहुत कम होता है, 0.01% होता है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है। कहाँ करते हैं? जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे हम क्या नाइट्रोजन का यूज करते हैं। जैसा कि कहीं ऑक्सीजन हटाना रहे, हवा की जरूरत ना हो, तो वहाँ पे हम हीलियम गैस यूज न करके वहाँ पे नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत सस्ती होती है एज कम्पेयर टू निष्क्रिय गैस के। जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के, जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। आगे है नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनमें सबसे प्रमुख यौगिक क्या है? अमोनिया है। क्या है? NH3 अमोनिया है। अमोनिया यौगिक है, इसको मानते हैं। इसका निर्माण हेवर विधि से यानी हेवर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हम हेवर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह है, यहाँ से नाइट्रोजन आता है, इधर से हाइड्रोजन आता है, ये पंप है, यहाँ से ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ पंप करते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट चैम्बर है, ये यहाँ पे कैटलिस्ट रखा रहता है, यहाँ पे पूरा रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद में नाइट्रोजन जो है इधर से पास करते हैं गैस, और ये इधर से पास होके यहाँ पे आगे कलेक्ट कर लिया जाता है और इधर से निकाल लिया जाता है बाहर। ये रिसीवर होता है हमारा, और इधर से जो भी गैस अनरिएक्टेड होती है वो फिर से पंप के द्वारा खींच लिया जाता है, और उसके बाद आगे फिर से यहाँ से भेजा जाता है इधर से, फिर ये कैटलिस्ट के चैम्बर में आता है और फिर से यहाँ से गैस फॉर्म में बन के इधर चला जाता है, इधर आता है, यह रिसीवर में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह है हेवर विधि से अमोनिया निर्माण करने की विधि। अमोनिया का उपयोग क्या क्या है? अमोनिया का उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग जो है वो बर्फ बनाने में, इसका उपयोग यानी कि इसका अमोनिया का उपयोग जो है वो बर्फ बनाने में किया जाता है। HNO3 के निर्माण में, HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद यूरिया और अमोनियम सल्फेट आदि में उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि यूरिया और अमोनियम सल्फेट बनाने के उर्वरक में काम आता है।
सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम लवण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ये भी अमोनियम लवण ही बोल सकते हैं, जैसे NH4Cl, NH4Br ऐसा करके। विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक और भी इम्पोर्टेंट बात कि अगर विस्फोटक कोई भी पदार्थ है तो बिना नाइट्रोजन के विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। कृत्रिम रेशम बनाने में और अमोनिया का उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उनकी जड़ों में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा कर उनके जड़ों से पौधों तक पहुंचाता है, पौधों के सिरों तक का राइजोबियम, जो दलहनी पौधों में पाया जाता है, जिसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम अथवा कुहरा, ये फोटोकेमिकल स्मोक है। क्या फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। वाहनों तथा कारखानों से, कहाँ से? वाहनों या कारखानों से जो निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि NO जो गैस होती है, तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये जो है सूर्य के प्रकाश की क्रिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद में ये कुहरा बनता है। आगे हम जान लेते हैं कुहरा और भी कैसा डिटेल इसका। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पे पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। यह कुहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कुहरे की भूरी धुंध जो होती है वो NO2 के कारण होती है। NO2 का रंग जो है वो भूरे कलर का होता है, इसलिए इसकी जो धुंध होती है वो भूरी कलर की हो जाती है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाता है। इसका एक छोटा सा मैं रासायनिक अभिक्रिया लिखा हूं, जरा इसको आप लोग देख लें। यह है रासायनिक अभिक्रिया। 6 मॉलिक्यूल NO है, उसके बाद 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है, मतलब कि ये तो गाड़ी से निकलता है, बाकी का ये हवा से मिल जाता है उसको ऑक्सीजन, तो 6 भाग जो है वो NO2 बना लेता है। और यही 6 भाग NO2 जब पानी से रिएक्शन करता है तो 4 मॉलिक्यूल HNO3 और 2 मॉलिक्यूल NO बनाता है। ये NO जो है आगे जाके फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, फिर से NO2 बनता है, और ये फिर से पानी से रिएक्शन करता है और HNO3 बना लेता है। तो ये रही प्रोसीजर HNO3 की, जिससे हमारे घरों को, हमको, सभी लोग को बहुत ही नुकसान होता है। और यही वातावरण में वर्षा के रूप में आते हैं, नीचे गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है, जिसका इंडिकेशन P से इंडिकेट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार जो है वो 13.93 यानी कि 31 होता है। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह प्राणी और वनस्पति दोनों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं, जिसमें बेसिकली DNA में उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है? ह्यूमन में हड्डियों में, ह्यूमन में नहीं बोल सकते, जीवों में हड्डियों में, और जीव कोशिकाओं के DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस जो है वो क्या? अपर रूपता प्रदर्शित करता है। फास्फोरस अपर रूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस।
फास्फोरस के अपर रूप 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। यही लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस जो होता है वो दिया सलाइन बनाने के लिए काम में आता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, माचिस उसमें जलाने के काम में आता है। इसके बाद आगे है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है तथा अम्ल विलेय है। यानी कि लाल फास्फोरस जो है वो सफेद फास्फोरस की अपेक्षा क्रियाशील कम है, कम क्रियाशीलता रखता है और उसके साथ साथ जो है वो एसिड में घुल जाता है। इसका रंग कैसा होता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये कलरलेस होता है। फास्फोरस जो है बेसिकली सामान्य फास्फोरस जो बोलते हैं वो कलरलेस होता है और वैक्सी व्हाइट होता है। कलरलेस, वैक्सी व्हाइट, येलो कलर का, रेड कलर का, वॉयलेट कलर का और ब्लैक कलर का, इतना कलर इसका पाया जाता है, इतनी वैरायटी। ब्लैक जो फास्फोरस, ब्लैक जो है ये पी ब्लॉक में फास्फोरस जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 से लेके -3 तक होती है। वांडरवाल रेडियस इसका जो होता है वो 180 pm होता है। इसके क्रिस्टल जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC जिसे कहते हैं होती है। डिस्कवरी, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज हेनिंग ब्रैंड ने कभी किया था? इसकी खोज हेनिंग ब्रैंड ने 1669 ईस्वी में 1669 में किया था। इसके बाद आगे है हैलोजन। इसके बाद हैलोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैलोजन जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब हमेशा इसके ऊपर ऋण चार्ज रहता है। हैलोजन क्या होता है? वर्ग 7a के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। वर्ग जो 7a के तत्व हैं उनको हैलोजन कहा जाता है। क्या क्या है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। सबसे पहले हम फ्लोरीन को पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन का उपयोग क्या क्या होता है? इसका उपयोग जो है UF6 और SF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी यानी कि डाई इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब UF6 को परमाणु ऊर्जा के रूप उत्पादन में तथा SF6 को परावैद्युतिकी यानी डाई इलेक्ट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। HF जो रिडक्टिव एजेंट भी कहते हैं के उपयोग द्वारा CFCS जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियोन भी कहते हैं, यौगिक तथा पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन जिसे PTFE C2F4N टेफ्लॉन जिसे कहते हैं। मतलब ये CFS जो है जिसे फ्रियोन गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? इसी से बनाए जाते हैं, फ्लोरीन से बनाए जाते हैं। CFC यौगिक को फ्रियोन कहते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन कहते हैं। इसका उपयोग जो है किसमें? रेफ्रिजरेटर के रूप में तथा AC और फ्रिज में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। और यही रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला फ्रियोन गैस जो होता है वो हमारे जो ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर, वो इन्वायरमेंटल में उसको ये नष्ट कर रहा है फ्रियोन गैस, और जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो धरती पर आसानी से आ जा रही है, जिससे कैंसर बढ़ रहा है। नॉन स्टिक जो बर्तन है उसका ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। उसका ऊपरी परत जो है वो टेफ्लॉन का बना होता है। टेफ्लॉन जो है वो एसिड प्रूफ होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे कि PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीनकृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। दोस्तों, कोई भी कीटनाशी वगैरह पदार्थ बनाते हैं, कोई भी कीटनाशी केमिकल बनाते हैं, चाहे
खेतों में छिड़काव करने के लिए या घरों में छिड़काव करने के लिए उसमें क्लोरीन का होना जरूरी है। उसमें क्लोरीन का होना जरूरी है, क्लोरीन का होना जरूरी है उसमें। और हम नमक जो खाते हैं उसमें भी क्लोरीन होता है। ब्रोमीन का उपयोग जो है वो एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में किया जाता है। एथिलीन ब्रोमाइड को बनाने के लिए ब्रोमीन का यूज किया जाता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसके बाद है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में भी ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं। इसकी आवश्यकता सिल्वर ब्रोमाइड को बनाने में भी ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आवश्यकता जो है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु भार जो है 18.99, क्लोरीन का 17 और मॉलिक्यूलर वेट जो होती है मतलब परमाणु भार जो है 35.44 है। और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार जो है वो लगभग 80 होता है। और आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 और परमाणु भार 126 मतलब लगभग डबल होता है। और एस्टेटिन का 85 परमाणु क्रमांक और 210 जो है वो परमाणु भार होता है। यही मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स है। सबसे पहले हम नोबेल गैस के बारे में जान लेते हैं। नोबेल गैस कितनी होती हैं? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। वो कौन कौन से 6 तत्व हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। दोस्तों यहाँ जेनॉन जो है गलत हो गया है, जेनॉन, रेडॉन। यह सभी तत्व कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी जो तत्व हैं वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? रासायनिक रूप से जो है वो निष्क्रिय हैं। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, यानी इनर्ट गैस कहते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इन गैसों में आर्गन और जेनॉन आर्गन और जेनॉन जो है वो कुछ यौगिक बनाते हैं। ये सब कुछ यौगिक बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन एक्टिव यानी कि इनर्ट गैस जो होते हैं। इनमें सबसे पहला है हीलियम। हीलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। हीलियम क्या है? हीलियम यह हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। ये हल्की उसके साथ साथ जो है अज्वलनशील गैस है, मतलब जलती नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जलता है, वैसे ये अज्वलनशील है, जलती नहीं है हीलियम। इसकी खोज है हीलियम की, इसकी खोज किसने किया था? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। अब इसका उपयोग क्या क्या होता है हमारे जीवन में, जरा हम इसका क्या क्या उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का उपयोग जो है वो गुब्बारों को भरने में किया जाता है, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस है। मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्ठी में, द्रव हीलियम यानी कि लिक्विड हीलियम जो है इसका उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन तथा हीलियम मिला गैस दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिक्स जो है गैस अस्पतालों में दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो गोताखोर जो समुद्र वगैरह की गहराई में जाते हैं उन्हें गोताखोर कहते हैं। वो जो गोताखोर जो है समुद्र की गहराई में जाते हैं, उन गोताखोर के साथ में जो सिलेंडर पीठ पे बंधा रहता है वो भी किसका हीलियम और ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है। उसके बाद है नियॉन। दूसरी जो हमारी गैस है वो क्या है? नियॉन, जिसे NE से इंडिकेट करते हैं। नियॉन जो है विसर्जन लैंपों व वायुयान के ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। नियॉन विसर्जन लैंपों में, वायुयान के ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है, जिनको
विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्यों इसका उपयोग किया जाता है विमान चालकों को संकेत देने के लिए? क्योंकि इसका प्रकाश जो है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, जो कोहरे में भी चमकता है, इसके बाद है आर्गन गैस को इंडिकेट करते हैं AR से। इसकी खोज का श्रेय जाता है रैमजे को। किसको जाता है? रैमजे को जाता है इसकी खोज का श्रेय। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है कौन? आर्गन। इसका उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातुकर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है बिजली के बल्ब भरने में भी किया जाता है। इसके बाद अगला है क्रिप्टॉन। क्या है? क्रिप्टॉन गैस है। क्रिप्टॉन गैस, इसका उपयोग बिजली का बल्ब बनाने में व फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में और फोटोग्राफी में भी किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग लेजर बनाने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग जो है वो लेजर बनाने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग। इसके बाद है ज़ेनॉन, जिसे XE से इंडिकेट करते हैं। ज़ेनॉन को XE से इंडिकेट करते हैं। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। जैसा कि मैंने पीछे आप लोग को पढ़ाया कि आर्गन और ज़ेनॉन जो है ये दोनों यौगिक बनाते हैं। तो उसमें जो है ज़ेनॉन जो है वो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील है। यह पानी में घुलनशील है। जैसे ऑक्सीजन पानी में घुला रहता है, वैसे ये भी पानी में घुलनशील है। इसके बाद है रेडॉन। इसके बाद लास्ट का है रेडॉन क्या है? रेडॉन गैस जो है इसको छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें जो है वो किधर पाई जाती है? वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। मतलब कि रेडॉन जो है वो ऑक्सीजन में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। बाकी सभी जो अक्रिय गैसें हैं वो वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडॉन कैसा है? रेडॉन जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका रेडॉन का उपयोग जो है वो रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, जिसे नोबेल गैस कहते हैं, इसका वीडियो था। दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है हमारे इंडिया केम एंड फन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी अगली वीडियो वो धातु अधातु तथा उनके यौगिकों का उपयोग, इसके बारे में बनने वाली है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्व रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।